धनतेरस और महारात्रि, जो दिवाली को महारात्रि बोला जाता है, जी तो धनतेरस के दिन जो है धन्वंतरी जी का दिन होता है। जी धन्वंतरी जी जो है ये औषधि के जो देवता थे उनका, तो उस दिन सुबह उठ के सभी लोगों को औषधियों से स्नान करना, और शेष सूक्त के पाठ है। और शेष सूक्त थोड़े से अगर जैसे क्लिष्ट है, हर कोई नहीं पढ़ सकता, तो ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ये महालक्ष्मी का मंत्र है। होता है ये कांच की तरह होता है, स्फटिक होता है, ये महालक्ष्मी को प्रिय है। या तो स्फटिक की माला ले ले, या एक श्री यंत्र स्फटिक का अपने जो है अलमारी में रखें या पैसे रखते हैं वहां रखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैट विद सेलेब्स अगेन। सबको सबसे पहले आने वाली दिवाली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के नए एपिसोड में हम एस्ट्रोलॉजर पंडित श्री आदित्य जी शास्त्री के साथ हैं। सबसे पहले पंडित जी आपको सादर जय श्रीमन नारायण भैया। श्रीमन नारायण। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारे पॉडकास्ट चैनल में हमने रिसेंटली एक सीरीज शुरू की है जिसका नाम है संतों की वाणी, और दिवाली स्पेशल में हम लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताने आए हैं कि दिवाली पे कैसे नक्षत्र बदलते हैं, दिवाली पे क्या होता है, और एस्ट्रोलॉजी की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आप जयपुर में अपने संस्थान के बारे में बताएं, लोगों को क्या है उसकी वैल्यू के बारे में बताएं। जी देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये जो चैनल स्टार्टअप किया है, और स्पेशली ये जो आपने जो सीजन जो अभी स्टार्टअप किया है, जो संस्कृत या अपने सनातन धर्म के प्रति जो आप आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं ईश्वर से ये कामना करूंगा आपको बहुत उन्नति प्रदान करें। देखिए, आदित्य शास्त्री मेरे पिताजी, और हमारा 5 पीढ़ियों से हमारा ज्योतिष का कार्य रहा है। सुरेश जी शास्त्री मेरे पिताजी हैं, और उनके और हमारा श्री भृगु संहिता शोध संस्थान के नाम से एक हमने जो है रिसर्च सेंटर बोल सकते हैं, वो हमने ओपन कर रखा है। इसमें हम लोग नए नए रिसर्चेज करते हैं ज्योतिष में, और भृगु जी के द्वारा लिखित एक शास्त्र है भृगु संहिता, जिसमें आपके ज्योतिष से रिलेटेड और आपकी जन्मपत्री से पूरा कैलकुलेशन होता है। मतलब आपकी जन्मपत्री उसमें लिखित है, उसको हमको उसका प्रेडिक्शन करना होता है, तो वो एक तरीके का वो रिसर्च है। और इसमें हम लोग स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं, कई जैसे नए बच्चे होते हैं जो पढ़ना चाहें, तो नए रिसर्च ज्योतिष पे करना, क्योंकि ज्योतिष को अगर आप आज के हिसाब से देते हैं तो ये एक्चुअली बेसिकली ये साइंस है। हाँ, ये साइंस है। तो आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमी है, तो उससे रिलेटेड भी अपन ये ज्योतिष की बात करते हैं। तो ये इस तरीके का हमारा ये तो ये जो आपके संस्थान का नाम है श्री भृगु संहिता, ये किसने रखा, और भृगु ऋषि कौन है? भृगु जी जो अपने सप्त ऋषि जो हैं उनमें से एक ऋषि है। अच्छा। और ज्योतिष के निर्माण में उनका अहम भूमिका रही है, क्योंकि बहुत विद्वान थे, और उन्होंने जो है ज्योतिष का पूरा उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने इसका निर्माण किया। और भृगु संहिता इसलिए क्योंकि ये भृगु जी द्वारा हस्तलिखित जो एक शास्त्र है, उसकी कॉपी हमारे पास है, और वो कई पीढ़ियों से है। तो जैसे आपकी कुंडली भी उसके अंदर है, इस तरीके का। तो अच्छा। उसके नाम से हम लोग ने भृगु संहिता शोध संस्थान नाम इसका रखा है। अच्छा, तो सबसे पहला हमारा ये प्रश्न रहेगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? ज्योतिष के बारे में हम बात करें तो देखो, ये एक अथाह समुद्र है जी। और ज्योतिष के लिए हम जितना उसके अंदर जाते जाएंगे उतना ही वो अथाह समुद्र है। और ज्योतिष एक्चुअली कैलकुलेशन और प्रेडिक्शन 2 पार्ट होता है। तो अब ये मानेंगे कि ज्योतिष में अगर साइंटिफिकली अपन सोचें तो ये डिपेंडेंट ऑन एस्ट्रोनॉमी, और एस्ट्रोनॉमी को हम लोग एक्यूरेट मानते हैं आज की जनरेशन। हालांकि मैं तो ज्योतिष को भी एक्यूरेट मानता हूँ, लेकिन अब जो जनरेशन जो आ रही है वो एस्ट्रोनॉमी को ज्यादा एक्यूरेट मानती है, और एस्ट्रोनॉमी पे डिपेंड है पूरी ज्योतिष। तो उसको ज्योतिष से कोरिलेट करते हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड है। सो जब हम बेसिक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में बात करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स में? बेसिक्स में इसमें जो है मैंने आपको बताया, इसमें 2 पार्ट होते हैं, प्रेडिक्शन और कैलकुलेशन जी। और ज्योतिष में जैसे अपने उत्तर भारत में जो पद्धति चलती है उसमें क्या होता है कि 9 ग्रह 9 प्लैनेट्स हैं जी। तो 9 प्लैनेट्स के और जो जन्मपत्री में जो 12 हाउसेज हैं जी, उनके प्लेसमेंट पे पूरी पूरी ज्योतिष है, मान लो आप। तो वो बेसिक्स तो वही से स्टार्ट होती ज्योतिष। और हम 2 शब्दों के बारे में सुनते हैं, एक तो लग्न चार्ट और एक नवमसा चार्ट। आई होप मैं ये प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ। नोमांस।
हाँ, नवमांस। नवमांस स्टार्ट। Yes, yes. तो ये क्या होता है? लगन कुंडली क्या होता है कि लगन कुंडली एक इंसान के पूरे भाव बताते हैं। उसमें जो 12 हाउसेज होते हैं, एंड 12 हाउस शोज कि आपके कौन से पार्ट, जैसे पहला स्थान होता है लगन कुंडली में, जो पहला स्थान है, वो पहला स्थान हो गया आपकी फिजिक का, दूसरा स्थान आपकी वाणी का, तीसरे स्थान आपके पराक्रम का, चौथा स्थान हो गया आपके असेट्स वैल्यू का, पांचवा संतान का, छठा स्थान रोगऋण रिपुण। इस तरीके से 12 स्थान होते हैं, और ये लगन कुंडली से ही हम जो है पूरा आपका प्रिडिक्शन दे सकते हैं जी। नवमांस कुंडली इसी का ही पार्ट है, नवम अंश। तो इससे आपके जो है लाइफ पार्टनर, वैवाहिक जीवन के बारे में, आपके जो है कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में है, तो उस पर डिपेंड करते हैं हम लोग। तो उसी के रिलेटेड नवमांस से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो एक बात बताएं, जैसे कहते हैं कि शादी के बाद वाइफ की कुंडली भी हमारे जीवन में अफेक्ट करती है और उससे हमारे चार्ट में बदलाव आता है, तो ये सच है? देखिए, किसी के भी ग्रह जी अगर आपके साथ है, आप ये देखिए, एक पेट एनिमल भी अपने साथ रहता है, तो हो सकता है उसके भाग्य से भी आदमी बहुत कमा लेता है। तो ये तो इंसान है। तो अपनी जो वाइफ के आने से आपके लाइफ में, क्योंकि 16 संस्कारों में से एक संस्कार है वैवाहिक विवाह संस्कार, तो उस संस्कार के आने के बाद और पत्नी के भाग्य से आदमी बहुत उन्नति करता है। ऐसा कई बार हमने भी देखा है, और ये इफेक्ट करते हैं उसके ग्रह। जी। सो अब आप हमें बताएं कि 9 प्लैनेट्स कौन से होते हैं एक बार, क्योंकि ऑडियंस हिंदी में ना समझ पाए, तो इंग्लिश हिंदी में दोनों में एक बार सारे प्लैनेट्स के बारे में बताएं। देखिए, 9 प्लैनेट्स वैसे तो बहुत सिंपल है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु। जी। ये 9 प्लैनेट्स होते हैं, जिसमें राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। जी। और बाकी 7 प्लैनेट्स एग्जिस्ट करते हैं। जी। और इंग्लिश में सन एंड मून एंड बुध, ये सब चीजें जो आती है नॉर्मल चीजें हैं। और राहु केतु को हम लोग जो है छाया ग्रह इसलिए मानते हैं कि वो जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान का फल देना चालू कर देते हैं। अच्छा। तो उनका पर्टिकुलर, उनका कोई व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि उनका पर्टिकुलर कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो जैसे चौथे स्थान में बैठेंगे, आपके प्रॉपर्टी के स्थान में बैठेंगे, अब वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको फल देना चालू कर देंगे। ओके। कहीं ना कहीं जहाँ जाएंगे उसका फायदा कराना चालू कर देंगे। फायदा या नुकसान, वो इट डिपेंड्स कि वो कौन से प्लेसमेंट, उसको कौन से हाउस को, कौन से, मतलब ऐसा इतना इजी नहीं है कि राहु चौथे बैठ गया तो मैं बोल दूंगा कि साहब आपका भाग्य बहुत अच्छा है, आपने बहुत प्रॉपर्टियां खरीद लोगे, ऐसा नहीं है। बहुत चीजें इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एक बात बताएं भैया, जैसे अगर कोई व्यक्ति अभी पॉडकास्ट देखते हुए अपने सामने अपनी कुंडली खोल के बैठता है, तो वो ये कैसे जानेगा? क्योंकि मैंने भी एक बार अपनी कुंडली खोली थी तो देखा था उसमें बहुत सारे रेक्टेंगल्स बने हुए होते हैं, अलग अलग कुछ लिखा हुआ होता है, तो वो कैसे पहचानेगा कि लग्न चार्ट कौन सा है और नवमांस चार्ट कौन सा? नहीं, ये तो देखो ऐसा पर्टिकुलर बता नहीं सकते, लेकिन आपकी जो कुंडली जो बनती है ना, उसके ऊपर हम लोग इंगित कर देते हैं, मतलब इंडिकेशन करते हैं कि ये लगन कुंडली है। अच्छा। और क्योंकि इसमें जो है ना 16 प्रकार की कुंडली होती है, जिसको अपन षोडश वर्ग बोलते हैं, तो 16 कुंडलियों में से अलग अलग होते हैं। तो वो लगन कुंडली, कारकांश, नवमांस और इस तरीके 16 होती है, तो वो हम लोग इंडिकेट कर देते हैं कि लगन कुंडली है नवमांस। जुपिटर क्या है, उसका क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में? बृहस्पति देव गुरु है जी। और देव गुरु जो है, ये मान लीजिए कि आपके विद्या बुद्धि के दाता है, और इनकी आराधना करने से, इनकी प्रार्थना करने से, एक स्टूडेंट्स जो होते हैं उनके लिए तो मैं मानता हूँ कि बृहस्पति की उपासना करने से उनकी बुद्धि अच्छी चलेगी, उनको आशीर्वाद मिलेगा। और बृहस्पति को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, जैसे किसी का बृहस्पति कमजोर तो अपने जो गुरु है, सबसे पहले माता पिता होते हैं जी, तो उनको माता पिता की रोजाना पैर छू के स्कूल जाना चाहिए या कॉलेज जाना चाहिए। और अपने जो गुरु है, जो टीचर है, उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर पॉसिबल हो, एक पीले रंग का एक जो है ना वो लगाना चाहिए चंदन, जैसे मैंने चंदन का तिलक जी। तो ये बृहस्पति का रोल होता है। मतलब ये बेसिक रेमेडीज है, जान लीजिए आप लोग, अगर किसी को अपना बृहस्पति सुधारना है तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जी। और जैसे ये पूजा पाठ है, आध्यात्मिक में जो जुड़े होते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए, उनके लिए भी बृहस्पति बहुत कारक होता है जी। कई लोग बोलते हैं कि बृहस्पति जिस स्थान में बैठता है उस स्थान की हानि भी करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि अध्यात्म की ओर आदमी को लेके जाता है। अच्छा। अब 7वें घर में किसी के जन्मपत्री में अगर बृहस्पति बैठता है तो वो वैवाहिक जीवन से उसको थोड़ा सा दूर कर सकता है, मटेरियल वर्ल्ड से दूर हो जाएगा। बट इट डिपेंड्स कि उसके कितने अंश पे बृहस्पति बैठा हुआ है। ऐसा नहीं, क्योंकि 30 अंश होते हैं,
वो स्टार्टिंग वाले अंश में बैठा है लास्ट में, तो वो एक कैलकुलेशन पार्ट हो। जुपिटर अगर सारे 12 हाउसेस में बैठता है, मतलब फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, तो आप एक बार बताएं डिटेल के अंदर कि अगर फर्स्ट हाउस में है तो क्या नुकसान, सेकंड में है तो क्या नुकसान? देखिए वैसे तो 12 स्थानों के अलग अलग महत्व है, और मैंने आपको बताया कि नुकसान और फायदा केवल एक ग्रह से नहीं देख सकते हम लोग। बृहस्पति देव जो है अपने को, मैंने बताया आपको, एक स्पिरिचुअल देगा, आध्यात्मिक देगा, आपकी ब्रॉड माइंडेड जो होता है इंसान उसको देगा। 9वें स्थान में अगर बृहस्पति बैठता है तो वो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि उससे, क्योंकि हम लोग एक देखो सनातन धर्मी है, और सनातन धर्म के लिए एक आध्यात्मिक की और अग्रसर होना बहुत जरूरी है, मेरा ऐसा मानना है। तो 9वें स्थान में अगर बृहस्पति बैठता है तो वो बेस्ट है बाकी स्थानों के कंपेयर करते हैं, तो ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो मतलब जैसे अभी आपने कहा कि 9th प्लेस पे बैठेगा तो ऐसा होगा, तो सबसे बेस्ट प्लेस है 9th प्लेस? यस, 9th प्लेस इज द बेस्ट प्लेस। एंड सबसे वर्स्ट? 8th इज मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव है, 8th और 12th स्थान में अगर बृहस्पति रहेगा तो वो नुकसान करेगा। इसके पीछे का कारण? क्योंकि देखो 6ठा, 8वां, 12वां जन्मपति, अब मैं थोड़ा सा वैसे जा रहा हूँ टेक्निकल में। 6th, 8th और 12th हाउस जो जन्मपति में होते हैं वो उसको हम लोग अच्छा नहीं मानते। वो हाउसेज में अगर शुभ ग्रह बैठते हैं तो वो अस्त हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं, उसके रिजल्ट बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। 8वां अगर आयु प्रदान करता है, आपका ये स्पेकुलेशन इनकम का भी 8वां स्थान मानते हैं। और 12वां स्थान जो है ये भी आपके लिए जो यानी ये व्यय बढ़ाता है, व्यय गलत चीजों में आपको लेके जाएगा। बृहस्पति बैठ गया तो आप एक बार सोचोगे कि नहीं ये गलत है, लेकिन वापस उसमें चले जाओगे। तो इसलिए 6ठा, 8वां, 12वां अच्छा नहीं। बाकी शुभ ग्रह 5वें में बैठेगा तो आपको विद्या प्रदान करेगा, 9वें में बैठेगा तो आपको अध्यात्मिक की तरफ बहुत लेके जाएगा बहुत। बट इसमें भी बहुत चीजें क्या होती है कि कौन से ग्रह की कौन सी वो बड़ी दृष्टि, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, कि कौन से ग्रह की दृष्टि कैसी दृष्टि है, डिपेंड्स अपॉन द चार्ट। यस। सो अब एक बात बताएं, जैसे मैंने कई लोगों से सुना है कि ये साल तो शनि का है, तो लोग पहली बात तो शनि के नाम से इतना डर जाते हैं ना, जैसे कोई शैतान आ गया हो। एक हवा चला रखा है स्पेशली, वो एक टर्म जो है ना शनि की 7.5, उससे इतना डरते हैं। तो बोलते हैं कि शनि जाते जाते फायदा भी किया जाता है और नुकसान भी किया जाता है। तो आपके अकॉर्डिंग 2024 में जो बचे थे मन से, वो शनि लोगों को कैसे अफेक्ट करेगा? देखिए सबसे पहले तो मैं ये लोगों की जो भ्रांतियां हैं उसको दूर करना चाहूंगा कि शनि हमेशा नुकसान करता है। शनि न्यायाधिपति है, न्याय के देवता को शनि कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि शनि आपको नुकसान करेगा। शनि महाराज वारे न्याय भी कर देते हैं। आपके जो संचित पाप और पुण्य कर्म है उसका न्याय कौन करेगा? वो शनि महाराज करेंगे। आप अच्छे कर्म करो ना, तो वो थोड़ी आप सुधार मांग रहे हैं। आप अच्छे कर्म करो, आपको जब शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो वो अच्छा फल मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। गलत नहीं है, आपने गलत कर्म किए तो वो छोड़ेंगे नहीं, वो हाथ में डंडा लेके बैठे मास्टर जी की तरह, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज, शनि के उपाय बहुत है। आपको अगर बड़ा, जैसे अगर बिजनेसमैन के लिए बात करें तो एक बिजनेसमैन के लिए या नौकरी करने वाले के लिए शनि का अहम रोल होता है। नौकरी वालों के लिए विशेष रहता है, क्योंकि जब जब भी शनि की दशा अंतरदशा आएगी उस समय में आपका परिवर्तन निश्चित है, और वो किसी भी रूप से हो सकता है। चेंज आएगा लाइफ में, डेफिनेटली चेंज आएगा। अब ये बताएं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है और उसके शनि की 7.5 चल रही है तो उसके लाइफ में इसका क्या असर पड़ेगा? शनि की 7.5 की दशा, एक्चुअली पहले मैं ये भी क्लियर करना चाहूंगा, कई लोगों को ये बताना कि 7.5 चलती कैसे। देखिए अभी शनि महाराज कुंभ राशि में चल रहे हैं, और कुंभ राशि में शनि एक राशि में 2.5 साल रहेगा। इसके पहले की राशि और इसके आगे की राशि, यानी पहले की भी 2.5 साल का इफेक्ट रहेगा, और आगे की, यानी कुंभ में है तो मकर राशि में भी उसका असर रहेगा और मीन राशि में भी रहेगा। तो ये 7.5 साल हो गए, ढाई। अब अगर कुंभ राशि में है और मकर और मीन को भी ये जो है ना कहीं ना कहीं परेशान करेंगे। परेशान मतलब वो आपको जो है वही सब चीजें जो है ना, उसका जो पनिशमेंट देने का या रिजल्ट देने का जो रिजल्ट रहेगा, तो इसको 7.5 बोलते हैं।
स्टूडेंट्स की हम बात करेंगे तो शनि का इसमें स्टूडेंट्स में ज्यादा रोल रहता नहीं है, क्योंकि वो एक ठीक है पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उस टाइम तो कोई उनके ज्यादा कर्म नहीं है, तो वो एक पढ़ाई के लिए बृहस्पति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति तो शनि का ऐसा नहीं है। शनि के लिए तो अब कुछ एज के बाद हम मानते हैं कि उसका थोड़ा दिमाग, जैसे वो धीरे धीरे एज की तरफ बढ़ता है तो सारे काम करता है। जी, तो अभी जैसे मैंने पूछा आपसे कि जो बचे हुए महीने हैं उस पे शनि का क्या इफेक्ट होगा लोगों की? देखिए शनि अगले साल ऑलमोस्ट मई में चेंज होंगे, मीन राशि में आएंगे 2025 में। अभी शनि 2 महीने हो रहे हैं। देखिए उतरते हुए और आते हुए शनि कहीं ना कहीं, मैंने आपको कहा कि शनि जब भी आते हैं और जाते हैं तो ये बड़ा परिवर्तन करते हैं। अब आप देखेंगे शनि ने इस साल में ये जो विश्व में जो ये परेशानियां हो रही है, आप देख रहे हैं सारे आतंक फैल रहे हैं और ये सब दिक्कतें हो रही है, तो ये अभी 6 महीने ये परेशानियां ज्यादा रहेंगी। अच्छा, क्योंकि स्वराशि के शनि होने से वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। अच्छा, और ये जो लड़ाई जो परेशानी है, तो ये इसमें कहीं ना कहीं रहेगा ही रहेगा। अच्छा, तो अगला 2025 आपके अकॉर्डिंग कैसा रहेगा इंडिया के लिए? मीन राशि पे शनि अच्छे रहेंगे, बृहस्पति भी चेंज हो रहे हैं दोनों ही परिवर्तन जो हो रहा है ना, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। इंडिया के लिए जो है आप ये देखेंगे कि एक बारिश भी बहुत रहेगी, शांति सौहार्द रहेगा, ठीक रहेगा एवरेज। सो एक बात बताएं कि अगर कौन सा प्लैनेट है ऐसा जो प्रॉपर्टी दिलाते हैं? देखिए भूमि का स्वामी मानते हैं मंगल। हाँ, गाँव में आपने सुना होगा भूमिया जी महाराज लिखा हुआ था, भूमिया जी पुराने लोग बोलते थे, तो भूमिया जी का स्थान जो है गाँव के लोग जो उनकी फार्मिंग की जो लैंड होती है वहां बनाते थे। तो मंगल का वो मंगल के रूप है भूमिया जी। तो मंगल ही जमीन, असेट्स, गाड़ियों, जो असेट्स वैल्यूज है उनके जो देने वाले हैं वो मंगल ग्रह है। और इसका सीधा जन्मपत्री पे लेख पड़ता है 4थे स्थान पे। अच्छा, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं ये मानता हूँ कि मंगल ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा, उसके लिए जो है प्रॉपर्टीज में उसका अच्छा लिया बेच का काम है या इस तरीके का। तो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर किसी का वीक है तो उसके लिए उसको हनुमान जी के जो है 7 केले हर मंगलवार को चढ़ाना अच्छा रहे, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान अष्टक करना, ये ठीक रहता है, ये अच्छा रहता है उसके लिए। तो एक बार आपने जो रेमेडीज बताई सबसे पहली वाली वो एक बार दर्शकों को और बताएं। हनुमान जी के मंदिर में 7 मंगलवार को 7 केले जो है हनुमान जी के चढ़ाना अच्छा रहेगा। इसके अलावा हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ रोज करें, नित्य नियम से करें, तो एक वो मंगल के लिए हनुमान जी खुश होते हैं तो अच्छा होता है। जी, तो जैसा आपने कहा कि हर चीज जो होती है वो हमारी कुंडली में लिखी होती है, हमारे भाग्य में लिखी होती है। तो हम वो पढ़ते हैं ना कि कर्म किए जाओ उसके अकॉर्डिंग फल मिलेगा, तो मतलब हम कर्म करना बंद कर दे, सब कुछ तो लिखा हुआ है। देखिए आपने भगवत गीता का अध्ययन किया होगा, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। कर्म तो करना जरूरी है। ज्योतिष एक आपको माध्यम है, एक वे बता देगा, एक रास्ता बता देगा कि आपको ये अवरोध आ सकता है, ऑब्स्टेकल है, इसको पार करके आप आगे बढ़ सकते हो। अब देखिए विधि के विधान में जो लिखा हुआ है उसको कोई नहीं पता, परिवर्तन कोई नहीं कर सकता। मतलब डेस्टिनी नहीं बदली जा सकती। डेफिनेटली नॉट। बट सॉरी शायद मैं बात काट रहा हूँ, बट कई लोगों के एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं जो अपनी डेस्टिनी ही बदल देते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए कहें कि हमने एक स्टोरी देखी थी जिसमें उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति कभी आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकता। उन्होंने खूब तैयारी की, मतलब उसके ग्रह नक्षत्र ही नहीं है। अगले ने 8 साल मेहनत की, उसको 8 years ऑफ डेडिकेटेड हार्डवर्क लगा, बट देन ही नाउ बिकेम एन आईएएस ऑफिसर। हो सकता है वो उसमें भाग्य में लिखा हो। देखिए ये राजयोग होते हैं। अच्छा, राजयोग बहुत प्रकार के होते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये डेस्टिनी जिसने भगवान ने लिख दी, हम सनातनी भगवान को मानते हैं और अपने संचित कर्म है या पिछले जन्म के भी अपन लोग इसके जो है अपने इसको माना जाता है हमें सनातनी में। तो हम इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते कि जो भगवान ने लिख दिया वो लेख होगा ही होगा। अब राजयोग किसी के लिखा हुआ है तो होगा ही होगा। अब वो नीचभंग राजयोग है या प्रॉपर उसके राजयोग है, वो एक अलग चीज होगी। अच्छा, उसमें भी डिफरेंसेस होते हैं। अच्छा, तो अब देखिए दिवाली आ रही है। दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, बट लोग दिवाली में क्या करते हैं? लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। आप बेटर जानते हैं मेरे से, आप तो एस्ट्रोलॉजर हैं। अब एक बात बताएं कि लोगों को दिवाली में ऐसा क्या करना चाहिए कि लक्ष्मी ही लक्ष्मी बरसे? देखिए 5 दिवसीय प्रोग्राम होता है दिवाली। 5 दिवसीय आप लोग रोज नए पूजा पाठ करना है और अपने लोगों को तो करना भी चाहिए।
देखिए धनतेरस से स्टार्ट हो जाता है, और धनतेरस और महारात्रि, जो दिवाली को महारात्रि बोला जाता है, तो धनतेरस के दिन जो है धन्वंतरी जी का दिन होता है जी। धन्वंतरी जी जो है ये औषधि के जो देवता थे उनका, तो उस दिन सुबह उठ के सभी लोगों को औषधियों से स्नान करना, पानी की बाल्टी में कुछ औषधियाँ डालने और उसके साथ स्नान करें, अच्छा रहता है। शाम के टाइम दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाना चाहिए तेल जी। उससे जो है घर में आरोग्यता, परेशानियां, कोई जो है बीमारी, इन सब चीजों से निजात मिलता है। कोई भी कई प्रकार की दिक्कत होती है तो एक दीपक साउथ की साइड में, साउथ की तरफ फेस करके जरूर जलाना चाहिए। और लक्ष्मी जी की पूजा के लिए, लक्ष्मी जी की मूर्ति अगर आप लोग रखते हैं घर पे, तो लक्ष्मी जी की मूर्ति को पंचामृत से शुद्ध करके एक पाटे पे जो है लाल वस्त्र पे बिछा के और वहां विराजमान कर दो। और चावल की कूड़ी लेके, चावल का ढेर बना के और उसपे दीपक जला के, और श्री सूक्त के पाठ करने चाहिए। श्री सूक्त का 3 पाठ तो करने ही देनी चाहिए, मतलब उस दिन स्पेशल धनतेरस के दिन तो यही करना है। और दिवाली के दिन तो आपको सबको पता ही है, आजकल पूजा तो सब करते ही हैं। महालक्ष्मी के लिए जो है नए नए आभूषणों से पूजा की जाती है, नए नए जो है वस्त्र आप ले सकते हो, और माता जी का स्नान करो, माता जी का विराजमान करना चाहिए, लाल वस्त्र को जो है आसन देना है। एक साइड में घी का दीपक जलाओ, एक साइड में तेल का दीपक जलाओ, पाटे के चारों तरफ आपको दीपक भी जलाना है। और आपको जो है अभी अपनी महत्वता होती है कि ये जो मुद्राएं जो होती थी, पहले मुद्राएं मानते थे, अब तो चांदी के सिक्के हम लोग ले आते हैं, तो चांदी के सिक्के अपन रखे हैं, उनकी पूजा की जाती है। और श्री सूक्त के पाठ है, और श्री सूक्त थोड़े से अगर जैसे क्लिष्ट है, हर कोई नहीं पढ़ सकता, तो ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ओम श्रीम श्रीयाय नमः, हाँ, ओम श्रीम श्रीयाय नमः, ये महालक्ष्मी का मंत्र है। इससे हम लोग जो है एक माला 2 माला भगवान की, माता जी की कर सकते हैं। इससे लक्ष्मी जी की लक्ष्मी जी दिवाली के लोगों को धन की वर्षा होगी। बाकी तो माता की इच्छा पे डिपेंड है। बाकी तो एक चीज बताएं कि जैसे अब हम थोड़ी सी पॉलिटिशियंस पर आते हैं, तो आपने सुना होगा राहुल गांधी जी का नाम, वैसे तो सभी जानते हैं। तो राहुल गांधी जी के बारे में कई एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा कि वो राजयोग लिखा के लाए, बचपन से बहुत पैसा है, फैमिली में भी बहुत पैसा है, बट इस समय अगर देखा जाए पास्ट 10 इयर्स से तो वो राज नहीं कर पा रहे। इसका क्या कारण? वो पीएम बनने की उनकी इच्छा है, लेकिन वो देखिए इस बारे में क्या बात करें किसी के लिए, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल पार्टी की इशू जाता है। अब देखिए ये तो इंडिविजुअल उनकी जन्मपत्री हालांकि मैंने देखी नहीं, पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो मैंने राजयोग जो बताया आपको कि ये कई प्रकार के होते हैं, उनमें से एक राजयोग ये भी होता है जिसको शायद ऐसे कहते हैं कि नीच भंग राजयोग बोल सकते हैं, जो एक राजा तो बन गए लेकिन उनके पास पावर नहीं है। तो मुझे लगता है उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं है। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब या जैसा अभी मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर रिलेटेड हेल्प करता है? इसके लिए सूर्य और मंगल ये पावरफुल होने चाहिए। ये पावरफुल। हाँ, और स्पेशली 10th हाउस में सूर्य का होना ये आपको राजयोग प्रदान कर देता है, और कहीं ना कहीं राहु का भी। यस। तो अगर किसी को अपने सूर्य को तेज करना है तो वो क्या है? सूर्य को पिता का स्थान दिया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिता से आशीर्वाद लेना चाहिए, ब्लेसिंग लेनी चाहिए, और सूर्य भगवान के जल चढ़ाना है। ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, और आदित्य हृदय स्तोत्र इसका भी जो है अध्ययन करना चाहिए रोज। तो ये सब करने से सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और 10th हाउस में अगर सूर्य राहु और कोई मंगल, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो सूर्य मंगल राहु अगर 10th हाउस में बैठा है तो वो एक उच्च राजयोग कारक बन जाता है। एक बात बताएं, राहु का नाम सबने सुना है और राहु कहते हैं कि ये भी बहुत नुकसान करता है, जब लोगों की मिसकंसेप्शंस ही हैं, तो एक बार राहु के बारे में देखिए। राहु और केतु एक छाया ग्रह है, इनका पर्टिकुलर कोई स्थान नहीं है, पर्टिकुलर कोई व्यक्तित्व नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। और ये जिस स्थान में बैठते हैं उसी स्थान का फल देना चालू कर देते हैं। और राहु की दशा अंतरदशा में कहीं ना कहीं ये जो बीमारियां जो देता है, अकस्मात बीमारियों का कारण राहु होता है, डिप्रेशन ये देता है, मानसिक तनाव ये देता है। और आपके जो है, अच्छा एक चीज मैं बताऊंगा, अगर किसी के राहु की दशा अंतरदशा चल रही है तो उसको मैं 2-3 बताऊंगा रेमेडीज, वो भी कर लेना चाहिए। एक तो घर में जूठे बर्तन कभी नहीं रखें। अच्छा। कोशिश ये करें कि जूठे बर्तन, जूठी चीजें नहीं रखें। और एक जो आपका जो
डस्टबिन है अधिकतर साउथ वेस्ट में रखा हुआ होगा जिसकी राहु की दशा चलती है, तो उसका स्थान जल्दी से जल्दी परिवर्तन कर ले, जिससे राहु का आपका थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और राहु को गलत मत नहीं समझना चाहिए, राहु चंद्रमा सूर्य के साथ थोड़ा असर थोड़ा गलत देगा, लेकिन स्पेकुलेशन इनकम के लिए राहु स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अगर अष्टम में बैठ जाता है तो आपको भाग्य वृद्धि करा देगा, आपके लिए जो है स्पेकुलेशन जैसे ये शेयर्स वगैरह और इनमें अच्छा काम करते हैं। तो मतलब कि आपने जो जनरल रेमेडीज बताई, एक तो डस्टबिन वाली, एक आपने बताई भाई इसमें जो है राहु के लिए जूठे बर्तन नहीं रखना, जूठे बर्तन नहीं रखना, और एक और रेमेडी इसमें जूठे बर्तन नहीं रखना। आपका जो डस्टबिन है उसका स्थान आपके साउथ में, अगर वेस्ट साउथ वेस्ट के स्थान में अगर डस्टबिन किसी ने रख रखा है तो इमीडिएटली हटा दे, नहीं तो उससे ज्यादा हानि हो सकती है। तो उसका स्थान आगे कहीं भी और भी कहीं रख सकते हैं, नॉर्थ की साइड में रख दो तो ठीक रहेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय करने से। और राहु के लिए अगर किसी को परेशान है, अच्छा राहु में एक चीज और देखने को मिलती है उल्टे सीधे रात को सपने आना, अचानक उठ जाना, भय, इंटरनली एक जो है एक स्कैर, हाँ, तो ये राहु का कारण होता है कहीं ना कहीं। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए, बेस्ट। शनि और राहु को जो कंट्रोल करने वाले हनुमान जी और कोई नहीं। बालाजी को पकड़ लो, बालाजी धाम को कुछ नहीं करना, डेफिनेटली। तो अब मेरे आपसे लास्ट प्रश्न ये है कि दिवाली का त्योहार है, तो हमारे लोगों को हमारी ऑडियंस में प्रो टिप दीजिए दिवाली पे कि भाई ये प्रो टिप है, ये आप करिए जिससे आपको फायदा ही फायदा होगा, एक कोई भी प्रो टिप। देखिए वैसे तो महालक्ष्मी की पूजा करने से तो सबको फायदा होता ही है, और स्पेशली मैंने जैसे बताया कि ओम श्रीम श्रीयाय नमः का जाप करना है। एक स्फटिक की माला बाजार में मिल जाती है, स्फटिक होता है, ये कांच की तरह होता है, स्फटिक बोलते हैं, ये महालक्ष्मी को प्रिय है। या तो स्फटिक की माला ले ले, या एक श्री यंत्र स्फटिक का अपने जो है अलमारी में रखें या पैसे रखते हैं वहां रखें, ओम श्रीम श्रीयाय नमः का जाप करें। लक्ष्मी जी को लाल चीज पसंद है, हाँ, तो लाल पुष्प जो है वो चढ़ाएं, कमल गट्टे चढ़ाएं, और लाल ही चंदन चढ़ाना है। और ओम श्रीम श्रीयाय नमः बेस्ट मंत्र है, इसका जाप करते रहे, महालक्ष्मी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच पंडित जी, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू हमारी ऑडियंस को भी आप दिवाली की ब्लेसिंग्स दें। बहुत बहुत आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आपका जो है आने वाला साल भी बहुत आनंदमय में रहे, खुश रहे, आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे। सबको थैंक यू सो मच, आपने एपिसोड 1 तक देखा। संतों की वाणी सीरीज में जल्दी आपको नई शर्ट से बुलाएंगे। सभी को सादर जय श्री नारायण। थैंक यू।